गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने कंपेयरिंग द स्ट्रेट सेक्टर एंड द हिस्टोरिकल चेंजेस इन द सेक्टर के बारे में जो पढ़ा था, टॉपिक हमने ये पढ़े थे, जिसमें हमने ये देखा था दैट एट द इनिशियल ईयर्स ऑफ ए डेवलप्ड कंट्रीज, यानी जो कि आज डेवलप्ड कंट्रीज है, जब वो अपने इनिशियल स्टेज पे थी, जब वो डेवलपिंग की राह पर चल रहे थे, तब उनके यहाँ ये देखा गया, ये पैटर्न देखा गया कि पहले जो था वो उनका जो सेक्टर जो था प्राइमरी सेक्टर, वो सबसे ज़्यादा यूँ आप बोल सकते हैं डोमिनेट करता था, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर। पर लेकिन ओवर द ईयर जैसे से एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन आया ना कि इंडस्ट्री सेटअप होने लगी, फैक्ट्री सेटअप होने लगी, तो फिर ये जो सेकेंडरी सेक्टर है ये इम्पोर्टेंट होने लगा। एंड अब पिछले 100 सालों में अब जो सर्विस सेक्टर है वो उसने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्टर माना जा रहा है। ओके, यह तो था हिस्टोरिकल चेंजेस ऑफ द सेक्टर्स ओके इन डिफरेंट टाइम्स। ओके, अब हम पढ़ेंगे एज इन अवर कंट्री इसकी क्या यूँ पैटर्न था, कौन सा सेक्टर इम्पोर्टेंट था, पहले कौन सा था, अब कौन सा है। ओके, तो इसके लिए और पेज नंबर 24 आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है दैट प्राइमरी सेकेंड एंड टर्शियरी सेक्टर्स इन इंडिया। और जैसे ही आप इस पेज को ओपन करेंगे तो आपको ग्राफ नंबर 1 दिखेगा। तो ग्राफ नंबर 1 जो है वो आपका जीडीपी का ग्राफ है, जो कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर को दर्शा रहा है। और उसमें ये दिखा रहा है जो वाई एक्सिस पे आपको रुपीज इन करोड़ है और एक्स एक्सिस पे आपको पर्टिकुलर ईयर है। 2 ईयर को हम कंपेयर कर रहे हैं, 2 पीरियड को हम कंपेयर कर रहे हैं। एक तो 1973 से 1974 के बीच जो जीडीपी थी, और एक 2013 से 14 के बीच। दोनों ग्राफ को अगर आप देखोगे तो आप उसको देखते से ही आप उसमें डिफरेंसेस नोट करोगे। डिफरेंसेस आप ऐसे नोट कर सकते हो, 1973 टू 1974 का अगर ग्राफ देखते हो तो उस समय हमारी जीडीपी ऑब्वियसली बात है बहुत कम दर्शाई जा रही है, और उस समय आफ्टर द इंडिपेंडेंस हमें वेरियस प्रॉब्लम्स थी, लाइक देश में भुखमरी की हालत थे, तो तो इस वजह से जीडीपी थोड़ी कम थी। तो उस दौरान आप देखेंगे जीडीपी बहुत ज़्यादा कम है। उसमें अगर कंट्रीब्यूशन देखेंगे सेक्टर्स का, तो उसमें आपको दिख रहा है कि प्राइमरी सेक्टर जो ब्लू कलर में है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट या फिर डोमिनेटिंग सेक्टर हमें भी मान सकते हैं। अब उसका कंपैरिजन हम करते हैं 2013 और 14 के बीच में, तो आपको सिनेरियो में आपको चेंज देखा, जीडीपी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई है, बढ़ गई है। इसके साथ साथ आप देखेंगे जहाँ सेकेंड सेक्टर बहुत कम कंट्रीब्यूशन कर रहा था, अब एक ऐसा वो एक सेक्टर बन गया जो कि एग्रीकल्चर या फिर प्राइमरी सेक्टर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रख रहा है। क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर्स अगर हम तीनों कंपेयर करेंगे 2013 और 14 के ग्राफ से, तो सर्विस सेक्टर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर दिखा है। सेकंड नंबर पे सेकेंडरी एंड थर्ड पे हमारा प्राइमरी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी हमारे देश में भी चेंज हुआ, हमारे यहाँ भी पैटर्न चेंज हुआ। हमारे यहाँ इनिशियल ईयर्स में प्राइमरी सेक्टर वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर, बट लेकिन नाउ इन टुडेज वर्ल्ड हमारे यहाँ भी सर्विस सेक्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर, देन सेकेंडरी सेक्टर एंड देन कम्स द प्राइमरी सेक्टर। ओके, सो ऐसा क्यों हुआ? ओके, सो इसके लिए हम टॉपिक पढ़ेंगे राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शियरी सेक्टर इन प्रोडक्शन, कि क्यों ये जो आपको चेंजेस दिखे हैं ये क्यों दिखे हैं। ओके, ओवर द 40 years between 1973 to 74 and 2013 to 14, while production in all the 3 sectors and increased, हालांकि प्रोडक्शन तीनों सेक्टर्स में बड़ा है, बट लेकिन इट हैज द मोस्ट इंक्रीज इन द टर्शियरी सेक्टर, यानी सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट जो हुआ है वो टर्शियरी सेक्टर में हुआ है। एज अ रिजल्ट इन द ईयर 2013 to 14 द टर्शियरी सेक्टर इज इमर्ज एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया। इस वजह से 2013 और 14 जो आप ग्राफ भी देखोगे तो उसमें टर्शियरी सेक्टर वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर दिखा, एज वेल एज एंड इन इंडिया, एंड उसने कहीं ना कहीं प्राइमरी सेक्टर को रिप्लेस किया। So why is the tertiary sector becoming the most important or sectors in our country? So there are various reasons. Okay, पहला रीजन देखिए, एक ऐसी कंट्री जहाँ पे सेवरल सर्विसेज की रिक्वायरमेंट, क्योंकि भारत जो देश है बहुत बड़ा है, तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगी तो हमें सर्विसेज ज़्यादा देनी पड़ेगी। आपके पास कौन कौन सर्विसेज आएगी? हॉस्पिटल सर्विस हो गई, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गया, पोस्ट ऑफिसेस हो गए, टेलीग्राफ सर्विसेज हो गए, पुलिस स्टेशन हो गए, कोर्ट्स हो गए, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस हो गए, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। और हमारा देश बहुत बड़ा है तो इनकी रिक्वायरमेंट
बड़ी। दैट इज वाई हमें ग्राफ में दिख रहा है दैट सर्विस सेक्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्टर इन आवर कंट्री। दीज आर कंसिडर्ड एज द बेसिक सर्विसेज, और ये बेसिक सर्विसेज के तौर पे जानी जाती है। और ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज में गवर्नमेंट का काम होता है कि इन सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाया जाए, इंसानों तक पहुंचाया जाए। सो ये एक पहला कारण हो गया। सेकंड वन इज द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विस। इसके साथ साथ हमने एक चीज और नोटिस करी कि ऑल्दो सर्विस सेक्टर प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, बट ऑल्दो उनका प्रोडक्शन भी बड़ा है ओके एज कम्पेयर टू 1973 टू 74। तो जाहिर सी बात इनका प्रोडक्शन बड़ा है तो उनको सर्विसेज भी रिक्वायर्ड रहेगी, लाइक ट्रांसपोर्टेशन की, ट्रेड की, स्टोरेज की। सो ज्यादा डेवलपमेंट हुआ प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर में, इस वजह से इनकी सर्विसेज जो सर्विस सेक्टर की डिमांड भी बढ़ी, ट्रांसपोर्टेशन की, ट्रेड की, स्टोरेज की। तो ये एक दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण, थर्ड एज इनकम लेवल्स राइज, सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मेनी मोर सर्विस। जैसे जैसे कोई देश डेवलप होना स्टार्ट होता है तो वहाँ के लोगों की इनकम भी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। इनकम बढ़ना स्टार्ट हुई तो पीपल ने और ज़्यादा सर्विसेज की डिमांड करना स्टार्ट हुई। जस्ट लाइक आप बाहर रेस्टोरेंट्स पर खाना खाने जा रहे हैं, टूरिज्म आप वेरियस प्लेसेस पे विजिट करने जा रहे हैं, शॉपिंग हो गया, प्राइवेट हॉस्पिटलाइजेशन, प्राइवेट स्कूल ओके एट द इनिशियल ईयर्स तो गवर्नमेंट स्कूल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही इंसान इलाज कराते हैं, लेकिन नाउ दे आर मल्टी स्पेशलिटीज प्राइवेट हॉस्पिटल्स, स्कूल्स प्राइवेट हैं ओके, कॉलेजेस प्राइवेट है ओके, प्रोफेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हो गए। सो ये सारी चीज़ें बढ़ी एंड एज द रिजल्ट ऑब्वियसली बात है सर्विस सेक्टर में इंक्रीमेंट देखने को मिला। और स्पेशली ये जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ या बड़ी सिटीज़ होती है, वहाँ पे ये ज़्यादा हुआ। Now, fourth is over the past decade or so, certain new services such as those based on information and communication technology. पिछले कुछ 30-40 साल भारत में, पिछले 30-40 साल में एक जो सर्टेन न्यू सर्विसेज जो बढ़ी वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी IT हम बोल सकते हैं ओके। बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज बिकम एन इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल सर्विस। इसके बारे में हम चैप्टर 4 में डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम इसमें बोल सकते हैं लाइक इंटरनेट सर्विस आप यूज़ कर रहे हैं, आप इंटरनेट सर्विस यूज़ कर रहे हैं, आप मोबाइल पे आप कनेक्टिविटी है, तो ये सब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन सर्विसेज में आते हैं। तो इसकी डिमांड भी बढ़ी है ओवर द ईयर्स की, बढ़ती जा रही है। तो दिस इज ऑल्सो अ रीजन दैट सर्विस सेक्टर has been shown as one of the most important or one of the most biggest contributor in our Indian economy among all the sectors okay। अब ग्राफ नंबर 2 को और आप ध्यान देते हैं तो उसमें आपको परसेंटेज ऑफ सेक्टर्स शेयर कितना परसेंट शेयर दे रही है इन द GDP उसका ग्राफ है। तो उसमें हम 1973 में देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो है एग्रीकल्चर जो है या फिर प्राइमरी सेक्टर है 43% कंट्रीब्यूशन है, वेयर द इंडस्ट्री बेस्ड या फिर सेकेंडरी सेक्टर है वो करीबन 10 से 12% है। एंड जो हमारा सर्विस सेक्टर है उसका 48 समथिंग परसेंट उसका शेयर है। वैरस अगर आप 2013 से 14 तक में आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन 10 to 12% है इन द GDP ओके, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ओके, डोमेस्टिकली कितना प्रोडक्शन हो रहा है। वैरस इंडस्ट्रीज में आप देखेंगे तो एक मार्जिनल अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट हुआ है। और ऑब्वियसली बात है सर्विस सेक्टर में तो उसकी डिमांड बढ़ी, ऑब्वियसली बात है जब जहाँ पर उसकी डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है उसका शेयर भी ज़्यादा होगा। हाउएवर यू मस्ट रिमेंबर दैट नॉट ऑल सर्विस सेक्टर इज ग्रोइंग इक्वली वेल। ऑल्दो ऐसा जरूरी नहीं कि सारे सर्विस सेक्टर इक्वली अच्छी तरीके से ग्रोथ हो रही है उनमें। सर्विस सेक्टर्स इन इंडिया एम्प्लॉयज मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, बट लेकिन सर्विस सेक्टर्स इन इंडिया दे हैव टू एम्प्लॉय वेरियस पीपल बिकॉज ऑब्वियसली बात है काम ज़्यादा है तो ज़्यादा ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देना होगा। At one end there are limited number of services that employ highly skilled and educational workers, but लेकिन सर्विस सेक्टर में जो है हमें जो वर्कर्स चाहिए रहते हैं या फिर जो एम्प्लॉयड पर्सन चाहिए तो बहुत ज़्यादा किसी किसी सर्विसेज में बहुत ज़्यादा हाईली स्किल्ड और एजुकेटेड वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती है। एट द अदर एंड देर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ वर्कर एंगेज इन सर्विस सच एज स्मॉल शॉपकीपर्स, रिपेयर पर्सन, ट्रांसपोर्ट पर्सन एसेट्रा। बट लेकिन एक एंड ऐसा भी है जहाँ पर इन जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या फिर जो वर्कर्स हैं बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में वर्कर्स एंगेज हैं छोटे मोटे सर्विस
में जिस लाइक ट्रांसपोर्ट एंड सर्विस हो गई, वो ज़्यादा इनकम जनरेट नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा इनकम नहीं कमा पाते हैं एज कम्पेयर टू द वन जो कि हाईली एजुकेटेड रहते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर्विसेज में काम कर रहे हैं. दिस पीपल बैरली मैनेज टू अर्न लिविंग एंड येट दे परफॉर्म दिस सर्विस. हाउएवर इनके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड होता है क्योंकि इनकी इनकम बहुत ज़्यादा कम होती है, बट स्टिल दे मैनेजेस टू गिव दिस सर्विसेज. ओके, बिकॉज नो अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी फॉर वर्क आर अवेलेबल टू देम. इसका कारण यही कि उनके से कोई अल्टरनेट अपॉर्चुनिटी नहीं है काम की. दे कांट स्विच बिकॉज दे आर नॉट हाईली स्किल्ड और एजुकेटेड. दैट इज द रीजन दैट दे कैन नॉट गो फॉर एन अल्टरनेट और दूसरा कोई काम वो ढूंढ नहीं पाते. हाउएवर ओनली पार्ट ऑफ दिस सेक्टर इज ग्रोइंग इन इम्पोर्टेंस. ओके, तो इसके बारे में हम और चैप्टर नंबर 4 में पूरा एक डिटेल्ड आपका चैप्टर है, उसमें हम और इसके बारे में प्रॉब्लम्स और कौन कौन सी फेस करते हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज वेयर आर द मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड. कौन सा सेक्टर ऐसा है जहाँ पे पीपल्स जो हैं या फिर वर्कर जो है सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयड पाए जाते हैं. इन ग्राफ सेकंड जो हम थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी वाला आपको समझाया था, तो ग्राफ टू रिप्रेजेंट परसेंटेज शेयर ऑफ दिस 3 सेक्टर्स. नाउ यू कैन डायरेक्टली सी द चेंजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्टर्स ओवर द 40 ईयर्स. तो इससे आपको ये दिखने में समझ में आ जाता है जो अभी तक जो हमने 2 ग्राफ पढ़े हैं कि कहीं ना कहीं जो चेंज हुआ है और इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्टर जो बदले हैं बिटवीन द 40 ईयर्स इन आवर कंट्री. Okay, a remarkable fact about India in that while there has been change in share of the sectors in the GDP, a similar shift has not taken place in employment. पर लेकिन जिस तरीके से शेयर देखा गया है एम्प्लॉयमेंट में, तो ऐसा शेयर जिस तरीके से जीडीपी में देखा गया लाइक प्राइमरी सेक्टर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर या फिर सबसे ज़्यादा परसेंटेज शेयर किया, फिर उसके बाद में सेकेंडरी दैन कम्स द प्राइमरी या फिर एग्रीकल्चर बेस्ड. पर लेकिन इस टाइप का एम्प्लॉयमेंट शेयर में काफ़ी अलग देखा गया है, वैसा चेंज नहीं देखा गया है जैसा कि ग्राफ 2 में हमने देखा था. तो आप जैसे ही आप ग्राफ नंबर 3 देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाए. ओके, अब देखिए कि ग्राफ 2 में हम देखते हैं सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है जीडीपी में जो शेयर कर रहा है 2013-14 में, वो कौन कर रहा है? सर्विस सेक्टर. पर लेकिन अगर उसको हम 2011 और 12 का जो हम शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज देखते हैं तो 27% ही एम्प्लॉयड है, वेरस 24% सेकेंडरी में है और सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है 49% जो है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर या फिर प्राइमरी सेक्टर दे रहा है. तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं बिल्कुल उसका उलट हो रहा है कि यहाँ पर शेयर जो है एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा दे रहा है इन एम्प्लॉयमेंट, वेर एज जीडीपी में उसका शेयर कम है, उसके बावजूद भी वो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रहा है. और जीडीपी में सबसे ज़्यादा शेयर जो है वो प्राइमरी सर्विस सेक्टर का, उसके बावजूद एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर सबसे ज़्यादा कम. ओके, उसका ग्राफ भी अगर आप देखते हो 1972-73 का, वो 15% ऑलमोस्ट जो है एम्प्लॉयमेंट सर्विस सेक्टर दे रहा है, 11% सेकेंडरी और 74% एग्रीकल्चर ने उस समय भी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रहा था. और आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर या फिर हम बोल सकते हैं प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा दे रहा है. सेकेंड ऑब्वियस सी बात है सर्विस सेक्टर एंड थर्ड इज द सेकेंडरी सेक्टर. ओके, why didn't a similar shift out of the primary sector happen in case of employment? अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ऐसा सेम शिफ्ट सिंस शेयर ऑफ जीडीपी जो है सर्विस सेक्टर की ज़्यादा है, तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी टर्शियरी सेक्टर को सबसे ज़्यादा नचता है, ऐसा क्यों नहीं? इट इज़ बिकॉज नॉट इनफ जॉब्स वर क्रिएटेड इन द सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर. इसका कारण सिंपल सा यही है कि ज़्यादा जॉब्स क्रिएट ही नहीं किए गए इन द सेकेंड एंड टर्शियरी सेक्टर. दैट इज द रीजन दैट मोस्ट ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड परसेंटेज is from the primary sector. Even though industrial outputs or the production of goods went up by more than 9 times during the period, employment in the industry went up around by the 3 times. अब इसका कंपैरिजन आप ये देख सकते हो कि लाइक इंडस्ट्री यानी कि हम सेकेंडरी सेक्टर में जाते हैं तो जहाँ पे प्रोडक्शन 9 गुना बढ़ गया, पर लेकिन एम्प्लॉयमेंट केवल वहाँ पे कितना बढ़ा? केवल 3 गुना बढ़ा. तो इसका मतलब समझ सकते हैं ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट ही नहीं की गई है by the secondary sector or the tertiary sector. The same applies to the tertiary sector. While the production in the service sector rose 14 times, employment of the service sector rose around only 5 times. अब
टर्शियरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा उसका शेयर था, या सबसे ज़्यादा उसका शेयर था जीडीपी में, ज़्यादा उसने आप बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट सेक्टर माना गया। तो सर्विस सेक्टर में 14 टाइम्स इंक्रीमेंट हुआ, जो भी वो काम करते थे उसकी डिमांड या प्रोडक्शन जो भी वो सर्विसेज प्रोवाइड करते उसमें इंक्रीमेंट हुआ 14% का। पर लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड केवल उसमें 5 टाइम्स से इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि केवल 5 गुना ही एम्प्लॉयमेंट उसमें रोज अप हुआ। तो दैट अगेन द कॉज दैट ऑब्वियसली बात है, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हम अपॉर्चुनिटी क्रिएट ही नहीं की। दैट इज़ द रीज़न दैट एग्रीकल्चर सेक्टर स्टिल जो है सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है। एज ए रिजल्ट मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स इन द कंट्री आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर। इस वजह से ऑलमोस्ट 50% ऑफ द वर्कर्स इन आवर कंट्री आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर्स, प्रोड्यूसिंग ओनली क्वार्टर ऑफ द जीडीपी। दैट इज वाई दे आर ओनली प्रोड्यूसिंग, दे आर द वन हु आर प्रोड्यूसिंग ओनली क्वार्टर। Okay, only 25% involvement है in the GDP. In contrast to this, the secondary and tertiary sector produce 4/5 of the produce, whereas they employ less. इसके बावजूद अगर हम देखें सेकेंडरी सेक्टर्स और टर्शियरी सेक्टर्स, उनका जो शेयर है जीडीपी में बहुत ज़्यादा होने के बावजूद भी वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कम है, बहुत कम जो लोगों को एम्प्लॉय कर रहा है। डज दिस मीन दैट द वर्कर्स इन एग्रीकल्चर आर नॉट प्रोड्यूसिंग एज मच दे कुड? तो इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा जो पीपल जो एम्प्लॉयड हैं वो प्राइमरी सेक्टर में। तो क्या मतलब निकलता है कि इतना ज़्यादा वर्कर्स होने के बाद, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने के बाद प्राइमरी सेक्टर में, तो क्या वहाँ के वर्कर्स इतना ज़्यादा प्रोडक्शन में इतना ज़्यादा प्रोडक्शन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इतना ज़्यादा प्रोडक्शन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बिकॉज सबसे ज़्यादा फोर्स तो वहीं लग रहा है, वर्क फोर्स जो है, पीपल जो वर्किंग पर्सन है, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वहीं दे रहे हैं। इसके बावजूद भी इतना प्रोडक्शन क्यों नहीं कर पा रही है एज कम्पेयर टू द सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर? वर्कर्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर्स आर अंडर एम्प्लॉयड। ओके, वर्कर जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स में होते हैं वो अंडर एम्प्लॉयड कहलाते हैं। उसका कारण ये है, मोस्ट ऑफ द जो वर्कर्स होते हैं वो फैमिली के पीपल्स ही होते हैं, जितने फैमिली में मेंबर्स हैं वही खेतों में जाके काम कर लेते हैं। ओके, इसके साथ साथ हमने चैप्टर नंबर 2 या 3 जब हम क्लास 9 में इकोनॉमिक्स का पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि लैक ऑफ अगेन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। इंसान ज़्यादा है पर लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है पीपल जो है बहुत कम वेजेस में काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, एक ये कारण है। ओके, इसके साथ साथ भले ही प्रोडक्शन बढ़ रहा हो पर लेकिन मोस्ट ऑफ द जो फैमिलीज होती हैं, स्पेशली जो हम ये बोल सकते हैं मीडियम स्किल्ड फार्मर्स हम की बात करें, जो लार्ज स्किल फार्मर्स होते हैं तो वो एज ए लेबर एम्प्लॉय करते हैं अपने खेतों में, पर लेकिन जो मीडियम स्केल फार्मर्स होते हैं या स्मॉल स्केल फार्मर्स होते हैं वो उनके फैमिली मेम्बर्स के जो पर्सन है विद इन दैम वो ही लोग खेतों में जाके काम करते हैं। तो इसको हम अंडर एम्प्लॉयमेंट में कहते हैं, बिकॉज वो एज ए डेली वेजेस के तौर पे काम नहीं करते हैं, वो एज ए फैमिली का काम है, अपने घर का काम है, उस बेसिस पे करते हैं। ओके, तो ये कारण है। ओके, What it means is that there are more people in agriculture than is necessary. इसका एक और कारण है कि कई बार नेसेसरी, जस्ट लाइक एक खेत में सपोज कीजिए 5 लोग ही हैं जो काम कर, 5 लोगों का ही काम है, पर लेकिन वहाँ पे सिंस फैमिली मेम्बर्स हैं तो वहाँ पे हम 7 से 8 जन लोग को काम पे लगा रहे हैं। एक हमने एग्जाम्पल लिया डिस्कस एम्प्लॉयमेंट का। ओके, वहाँ भले रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे को 10 लेबर की या मंस वर्कर्स की, पर लेकिन सिंस पार्ट ऑफ दे आर पार्ट ऑफ आवर फैमिली, तो वो लोग हमारे यहाँ काम कर लेते हैं। तो जहाँ एक खेत में केवल 5 इंसान की रिक्वायरमेंट है, वहाँ 10 जने काम कर रहे हैं। सो ये एक कारण, क्योंकि डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट हम बोल सकते हैं, या फिर इसको हम अंडर एम्प्लॉयमेंट कहेंगे कि भले ही अगर वो काम ना भी करे तब भी वो काम हो जाएगा, बट स्टिल दे आर डूइंग। इस वजह से ग्राफ में ये शो हुआ दैट द नंबर ऑफ पीपल्स आर मोर एम्प्लॉयड इन द प्राइमरी सेक्टर जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन। अगर उनको हम हटा भी देंगे ना तो भी वो इतना ही प्रोडक्शन करेंगे, बट लेकिन सिंस दे आर डूइंग वर्क इन द फील्ड्स और इन द प्राइमरी सेक्टर, दैट इज वाई वो काउंट में आ रहे हैं। पर लेकिन ये हम पूरी तरह से एम्प्लॉयड पर्सन नहीं कहेंगे, हम उनको अंडर एम्प्लॉयड, यानी कि हमने ज़बरदस्ती हम उनको एम्प्लॉयमेंट दे रखा है। ओके, फॉर इंस्टेंसेस टेक द केस ऑफ ए स्मॉल फार्मर लक्ष्मी owning about 2 hectares of unirrigated land dependent only on rain and growing crops। अब एग्जांपल के तौर में एक लेडी है लक्ष्मी जो कि स्मॉल फार्मर है। ओके, उनके पास 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है जहां पर इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, पूरी तरीके से बारिश पर डिपेंडेंट रहती हैं। ओके, वो अगर जो क्रॉप्स ग्रो करती है या तो वो ज्वार या फिर अरहर हम ये बोल सकते हैं तुअर की दाल जो होती है उसको, इन दो ही क्रॉप्स को वो ग्रो करती हैं।
ऑल 5 members of our family वर्क इन द प्लॉट थ्रू आउट द ईयर। अब वो कहीं से लेबर हायर नहीं करती, जिनके परिवार में 5 सदस्य हैं, पाँचों के 5 सदस्य थ्रू आउट द ईयर उसी प्लॉट पे काम करते हैं। वाई दे हैव नो वेयर एल्स टू गो फॉर वर्क। रीज़न ये है कि उनके पास कोई दूसरी जगह जाकर काम करने का अपॉर्चुनिटी वो नहीं है, कहीं दूसरी जगह काम नहीं करते हैं। ओके, दैट इज़ वाई अब वो कहीं और काम नहीं करेंगे तो अपने खेतों पे काम करेंगे। You will see that everyone is working, none remains idle, but in actual field their labor effort gets divided. अब हालांकि सब काम करने पर लेकिन उनका लेबर जो एफर्ट होता है वो डिवाइडेड हो जाता है। ईच वन इज डूइंग सम वर्क बट नो वन इज फुली एम्प्लॉयड। अब हर कोई उनमें से कुछ ना कुछ काम कर रहा है, पर लेकिन कोई भी ऐसा इंसान है जो कि फुल्ली तरीके से एम्प्लॉयड है। ओके, ईच वन इज डूइंग सम वर्क बट नो वन इज फुली एम्प्लॉयड। दिस इज सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट वेयर पीपल आर अपेरेंटली वर्किंग बट ऑल ऑफ देम मेड टू वर्क लेस दैन देयर पोटेंशियल। इससे होता क्या है कि जो इंसान जो अपनी तो एक इंसान जो पूरी अच्छी तरीके से काम कर रहा है वो पूरी तरीके से काम नहीं करता, अपने पूरी फुल पोटेंशियल से काम नहीं करता। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, हो सकता है उस लैंड पे केवल 3 लेबर्स या 3 वर्कर्स के रिक्वायरमेंट है, पर लेकिन एडिशनल जो 2 वर्कर्स हैं वो एडिशनल काम करें, इस वजह से जो पूरे 5 लेबर है वो पूरा अपना काम प्रॉपर नहीं करते हैं, वो अपने पूरे फुल पोटेंशियल से काम नहीं करते हैं। तो दिस काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन इन कॉन्ट्रास्ट टू समवन हु डज नॉट हैव जॉब एंड क्लियरली विजिबल एज अनएम्प्लॉयड। तो इससे क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो कि एम्प्लॉयड नहीं है पर लेकिन वो एज एन एम्प्लॉयड वर्कर की तरह एक खेत में काम कर रहा है जहाँ पे वो अपना फुल पोटेंशियल दे भी नहीं रहा है। तो दिखने में ऑन पेपर तो ऐसा लगता है दैट ही इज एम्प्लॉयड, दूर से हम देखेंगे ऑन पेपर तो क्या एम्प्लॉयड है कि हाँ वो काम कर रहा है, बट लेकिन क्या अपने फुल पोटेंशियल से काम कर रहा है? नहीं। तो इस टाइप के एम्प्लॉयमेंट का हम डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, अगर आपने क्लास 9 में अगर आपने ध्यान दिया हमने डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा था कि इन हिज मोर और लेस अनएम्प्लॉयड पर्सन जो कि एक हैंडी अमाउंट ऑफ वर्क करता है, अपने फुल पोटेंशियल ऑफ पूरी तरह से काम भी नहीं करता है और गिनने में आता है कि दैट इज एम्प्लॉयड। तो इस काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट को हम बोलते हैं डिस्गाइज्ड एम्प्लॉय। तो ये एक कारण है जिस वजह से हमें ग्राफ में ये दिखा कि नंबर ऑफ पीपल्स आर मोर एम्प्लॉयड इन द प्राइमरी सेक्टर, ऑल्दो उनकी नीड नहीं है उसके बाद भी वहाँ पे वो नंबर शो हो रहा है। नाउ सपोजिंग ए लैंडलॉर्ड सुखाराम कम्स एंड हायर्स 1 or 2 members ऑफ द फैमिली टू वर्क। अब इसी सिनेरियो में उसी 5 जन जो पीपल्स हैं फैमिली के, उसी में एक सुखाराम नाम का इंसान है, ऑब्वियसली बात है ही इज़ अ लार्ज फार्मर, एक बिग लैंडलॉर्ड है। वो वहाँ से आता है, उनके फैमिली मेम्बर्स में से 1 या 2 पीपल्स को हायर करके ले जाता है अपने खेतों पे काम करवाने को। लक्ष्मी फैमिली इज नाउ एबल टू अर्न सम एक्स्ट्रा इनकम। अब यहाँ पे देखिए सिनेरियो कैसे बदल गया कि लक्ष्मी जो फैमिली है और वो अपने यहाँ काम कर रहे थे तो उनको एक्स्ट्रा इनकम मिल रहा था, नहीं, जो भी वो उनकी क्रॉप जितनी भी कल्टिवेट होती है उसके हिसाब से जो भी उसको सेल करते उसके हिसाब से जो भी उनको अमाउंट मिलता वो उनकी एक्चुअल इनकम होती। पर लेकिन सिंस ना सुखाराम जो है उनके परिवार से 1 या 2 पीपल्स को लेगा तो ऑब्वियसली बात है वो उनको अपने खेतों में काम करेगा तो उनको वेजेस भी देगा, तो उनके पास उन 2 पीपल्स के पास अब एक फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है जहाँ पे उनको एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वेजेस भी मिलेगी। ओके, सिंस यू डू नॉट नीड 5 people टू लुक आफ्टर द स्मॉल प्लॉट, द 2 people मूविंग आउट डज नॉट इफेक्ट प्रोडक्शन ऑन देयर फार्म। तो इससे क्या होगा, भले ही वो 2 people चले गए तो इतने छोटे से प्लॉट के लिए 5 लोगों की रिक्वायरमेंट है, 3 लोग भी वो उस प्लॉट को संभाल लेंगे और ना ही उनका प्रोडक्शन पे किसी टाइप का इफेक्ट पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ कि जो 2 people जो वहाँ गए थे उनको एक्स्ट्रा वर्क वेजेस मिलना स्टार्ट हो गई। ओके, इन अबव एग्जांपल द 2 may move to work in factory. Once again the earning of the family would be increased and they would also contribute to produce as much from their land. तो इस सिनेरियो में हमने यहाँ पे इसके यही देखा कि अगर एक फार्मर उनको ऐसा ले जाता है और उनको तो एक्स्ट्रा कमाई होना स्टार्ट हो जाएगी, एक्स्ट्रा वेजेस मिलना स्टार्ट हो जाएगी और उनके प्रोडक्शन में भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यही काम जो है मोस्ट ऑफ द फार्म जो हमारे एग्रीकल्चर परिवार के जो इंसान है जो कि ज़रूरत ना पड़ने पर भी खेतों पे जाके काम करते हैं, ऑल दो उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है और वो ऐसे पीपल्स अगर कहीं जाके जैसे फैक्ट्रीज में जाके काम करें तो दे कैन अर्न एक्स्ट्रा सपोर्ट फॉर देयर फैमिली। देयर लैक ऑफ फार्मर्स लाइक लक्ष्मी इन इंडिया। ऐसे बहुत सारे फार्मर्स हमारे देश में लैक ऑफ फार्मर्स
ऐसे हमें मिल जाएंगे, जस्ट लाइक लक्ष्मी. दिस मीन्स दैट इवन इफ वी रिमूव अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर एंड प्रोवाइड देम विद प्रॉपर वर्क एल्सवेयर, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विल नॉट सफर. तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ऐसे बहुत सारे पीपल्स को कोई दूसरे सेक्टर में ले जाके काम करवा सकते हैं, उसके बावजूद भी उनके जो एक्चुअल्स है वो प्राइमरी सेक्टर में उनके प्रोडक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. इससे होगा क्या, ना वो ज़्यादा सफ़र करेंगे, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम भी वो जनरेट कर पाएंगे. The income the people who take up works would increase and the total family income will also increase. Obviously बात है, कहीं बाहर जाके काम करेंगे तो वहाँ पे उनको एक्स्ट्रा इनकम होगी, वो एक्स्ट्रा इनकम उनके फैमिली इनकम में बढ़ जाएगी और उनकी जो कंडीशंस है वो अच्छी हो जाएगी. दिस अंडर एम्प्लॉयमेंट कैन ऑल्सो हैपन इन अदर सेक्टर्स. इस टाइप का अंडर एम्प्लॉयमेंट अदर सेक्टर्स में भी हो सकता है. For example, there are thousands of casual workers in the service sector in urban areas who search for daily employment. ऐसे हज़ारों कैजुअल वर्कर्स आपको दिख जाएंगे इन सर्विस सेक्टर, स्पेशली इन सिटी एरियाज, जहाँ पे वो डेली एम्प्लॉयमेंट के लिए वो भटकते रहते हैं. दे आर एम्प्लॉयड एज पेंटर्स, प्लम्बर्स. वो किस तरीके से एम्प्लॉयड रहते हैं? दे आर पेंटर्स होते हैं, प्लम्बर्स होते हैं, किसी टाइप के मेंटेनेंस पर्सन या रिपेयर पर्सन होते हैं, और कोई अदर काइंड ऑफ ऑड जॉब्स करते हैं. नाउ मैनी ऑफ देम डोंट फाइंड वर्क एवरी डे. बट लेकिन ऐसे जो इस टाइप के वर्कर्स होते हैं इनको रोज़ काम नहीं मिलता, कभी कभी मिलता है. कई बार ऐसा होता है उनको हफ्ते भर काम मिलता है तो 2-3 हफ्ते काम नहीं मिलता या 2-4 दिन काम नहीं मिलता. तो ऐसे दे आर एम्प्लॉयड एज अ डेली वेजर्स के उनको डेली बेसिस पर उनको हायर किया जाता है. एक दिन का काम होता है, उनको उनकी डेली वेजेस मिल जाती है. तो उससे इसकी गारंटी नहीं है कि उनको अगले दिन भी इस टाइप का कोई काम मिले. तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर नॉट गेट प्रॉपर एम्प्लॉयड और उनको जॉब काम नहीं मिलता है. सिमिलरली वी सी अदर पीपल्स ऑफ द सर्विस सेक्टर ऑन द स्ट्रीट पुशिंग अ कार्ट और सेलिंग समथिंग वेयर दे मे स्पेंड द होल डे बट अर्न वेरी लिटिल. इसके साथ साथ आप स्ट्रीट शहर में जाएंगे, स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं जो कि ना एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं अपने ठेले से और सामान बेचते हैं. तो उसमें पूरा दिन, कई बार क्या होता है कि पूरा दिन में भी इतनी कमाई नहीं हो पाती, बहुत पूरा दिन वो लोग मेहनत करते हैं पर लेकिन कमाई बहुत कम होती है. सो दे आर डूइंग दिस वर्क बिकॉज दे डू नॉट हैव बेटर अपॉर्चुनिटी. तो इस वजह से वो ये वाला काम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दे डोंट हैव बेटर वर्किंग अपॉर्चुनिटी. तो ये भी एक एग्जाम्पल है अंडर एम्प्लॉयमेंट का. सो हम एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कि ये एक प्रॉब्लम है कि हम एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट करेंगे. ओके, तो इसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.